पुष्पेंद्र शर्मा सर, आपको क्या लगता है किधर जा रहा है? आपका अनुमान क्या कहता है? महाराष्ट्र किस तरफ, झारखंड किस तरफ? एक तो भाई मयूर जानी और प्रोफेसर रविकांत देर में जुड़े थे, मैं उनका अभिवादन करता हूं, आपके दर्शकों का भी अभिवादन करता हूं। मतदान की जो सूचनाएं आ रही हैं तो अभी बहुत पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो देहाती क्षेत्र है वहाँ मतदान के लिए ज्यादा उत्साह है। जी। बातें तो बहुत हैं, लेकिन जब अशोक वानखेड़े बैठे हों तो बहुत सोच के बोलना पड़ता है। और जो अशोक जी ने जानकारी दी पहले उन्होंने, फिर भरत जी ने खुद जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज बताई, बहुत अच्छी। प्रोफेसर रविकांत एक बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, तो मुझे लगता है दर्शकों को आज जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है। परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्थिति है उस पर जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है किसी और चैनल पे शायद ही पाठकों को या श्रोताओं को इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, जो भरत जी ने कहा, जो अमिताभ जी ने कहा, अशोक जी ने कहा। चुनाव शुरू हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही था कि भाई वो जेल से छूट के आए थे हेमंत सोरेन, तो उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए थी। और महाराष्ट्र में ये कि भाई विश्वासघात हुआ, गद्दारी हुई, एक शिवसेना की दो शिवसेना हो गई, एनसीपी दो हो गई, तो इसके लिए माना गया कि भाई तोड़फोड़ जो है विश्वासघात किया गया। लेकिन बावजूद इसके मैं मतलब अगर विपक्ष को एक तरफ रखूं और पक्ष को एक तरफ रखूं, तो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। और इसका कारण भी अशोक भाई ने गिनाया था, पैसे वाला। पैसे को आप सीधे करेंसी नोट में मत गिनिए। पैसा इज पावर, पावर मीन्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन पीपल, एंड दैट मीन्स टीम। ये सारी चीजें उसमें, अशोक भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। और जब ये इंक्लूडेड है तो कोई भी लड़ाई आसान नहीं रहती। चुनाव शुरू होता है, उसके बाद में बटोगे तो कटेगे आता है, और उधर घुसपैठी आता है। ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि आप हताशा से अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूँ। अगर वो हताश नहीं होते तो अपने अंतिम अस्त्र को पहले दिन से प्रयोग में नहीं लाते। लोग इसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, मैं ब्रह्मास्त्र नहीं कहना चाहता, ये उनका अंतिम अस्त्र है। और अंतिम अस्त्र को अगर आपने पहले दिन से शुरू किया तो इसका मतलब आपने एक हारी हुई लड़ाई शुरू की है। ये उनके दिल को पता है, उनके थिंक टैंक को भी पता है। लेकिन बावजूद इसके जब वो चुनाव के लिए उतरते हैं तो रात दिन एक करते हैं। दूसरी पार्टियां इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाती हैं। ये हमने एक बार नहीं देखा है, बहुत बार देखा है। प्रज्ञा जी और भरत जी तो झारखंड होके भी आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि कैसे रघुबर दास और हेमंत सोरेन के बदले, मैं नहीं कहता कि शिबू सोरेन के बराबर आ जाएंगे, पर बाबूलाल मरांडी को तो उतार ही रखा है ना साहब। और सारी स्ट्रेटजी और सारी रणनीति में बाबूलाल मरांडी बना रहे हैं। तो वो अच्छी चीजें भी जानते हैं और बुरी चीजें भी जानते हैं। जब कोई परीक्षा होती है तो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो बाबूलाल मरांडी को लेके उन्होंने अपने जो तराजू का पलड़ा उनका बहुत नीचे था, उसको थोड़ा तो ठीक किया होगा, मैं समझता हूँ। उतना आसान नहीं होगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में अगर हम चलते हैं, यहाँ पे आती है मनी पावर। ठीक है, राहुल ने एक कैंपेन किया, एक नैरेटिव वहां सेट हो गया कि भाई यहाँ की रोजगार और यहाँ के जो उद्योग धंधे होने चाहिए वो गुजरात के लिए शिफ्ट किए गए। बिल्कुल ठीक है, हुए होंगे, लेकिन जो पैसा है फिर काम आता है। मेरी जानकारी ये है कि कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खड़े हुए हैं। अब पता नहीं अशोक भाई इसकी पुष्टि बाद में, रिजल्ट के बाद में करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह से उतारे गए हैं, जैसे कि हरियाणा में उन्होंने किया था, एक जगह पे 6-6, 7-7 कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, सजातीय खड़े कर दिए थे, एक ही कास्ट के खड़े कर दिए थे। तो वो अगर 2-2, 4-4 हजार वोट भी लेके जाते हैं, तो अब जितने कोनों में चुनाव हो रहा है, जितनी सारी पार्टियों में बटा हुआ है, जिस कंफ्यूजन में वहां का वोटर होगा, आप समझिए कि कितने कंफ्यूज होंगे वो लोग। तो ये 2-2, 4-4 हजार वोट भी मायने रखेंगे। अशोक भाई गलत तो नहीं कह रहा है ना सर? तो ये चीजें मुझे मुझे ये कहने पे मजबूर करती हैं कि मैं एज पे थे जब शुरू हुआ चुनाव, तो महाविकास अघाड़ी एज पे था, लेकिन बराबरी पे लाके उन्होंने खड़ा किया। ठीक है, उनका बटोगे कटोगे नहीं चला, लेकिन वहां पे उन्होंने ये नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की कि वो पहले तो उद्धव ठाकरे को डिफेम किया कि ये असली हिंदू ही नहीं रहे, और जैसे नकली बेटे वाली बात कही, वो उल्टा पड़े दांव सीधा पड़े वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो भाई उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू तो मुझे छोटा सा दिखाई देता है,
शिंदे दिखाई देते हैं छपे हुए, या फिर फडणवीस दिखाई देते हैं, और या फिर दिल्ली वाले लोग दिखाई देते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से वो मैनेज कर रहे होंगे। अब देहात तक कैसे उनका कम्युनिकेशन जा रहा है, कैसे कांग्रेस और ये उतना दे पा रहे हैं। भाई मेरी जानकारी में शरद पवार खाटी राजनीतिज्ञ, उन्होंने अच्छे से चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे भी इस रेस में पीछे थे, और कांग्रेस तो बहुत कमजोरी से चुनाव लड़ी है। अब मिल जाए ये सारी जिम्मेदारी फिर से जो है ना, सिर्फ वोटर्स पे चली गई कि भैया आप ही जिता देना हमें, क्योंकि आप बीजेपी से तंग है, लेकिन हम क्या करेंगे उसका कोई जवाब नहीं है। अभी भी मेरा मानना यह है, हो सकता है सब लोग सहमत ना हो, कि विपक्ष में वो धार नहीं है। जब आप कोई रेस लगाते हैं तो जो अंतिम 5 मीटर 10 मीटर होते हैं वह पूरा दम लगाना पड़ता है, और उसी दम में ये लोग हार जाते हैं। चाहे हमने हरियाणा को भी देखा, हाल ही में देखा, और भी कई जगह देखा, इवन लोकसभा चुनाव में भी बहुत सी सीटें ऐसी थी कि अगर थोड़ा सा दम और लगाया होता तो शायद आज दृश्य ही बदला हो।